आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार और आज आपको विज्ञान का एक विशेष टॉपिक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में विस्तार से बताने आए हैं। तो इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि हीरा इतना महंगा क्यों बिकता है, मृग मरीचिका क्या होता है, सड़कों पर आप कुछ पानी जैसा जो झिलमिल जो दिखते हैं वो क्या है और इंद्रधनुष कैसे बनता है। अंत में हम जानेंगे कि चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे चंद्रमा पर, वापस आते समय उन्होंने क्या चीज वहां छोड़कर आए और वो जो चीज छोड़कर आए वो आज हमारे लिए कितना उपयोगी है। इन सभी प्रश्नों का जवाब आज हम प्राप्त करेंगे इस पाठ में। तो आप बने रहिए इस चैनल पर और हाँ, अंत में इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। कोई प्रॉब्लम कोई चीज पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स का उपयोग जरूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश किरणें जब किसी सघन माध्यम से होते हुए जब विरल माध्यम की ओर बढ़ते हैं तो विरल माध्यम में पहुंचने से पहले ही वो सघन माध्यम से ही वापस जब लौट जाते हैं तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये एक ऐसी घटना है जिसमें परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक साथ होता है। तो ऐसा क्या कारण है कि वो प्रकाश किरणें जब सघन से विरल माध्यम में जब जाने का प्रयास करती है तो वापस वह विरल माध्यम पहुंचने से पहले लौट क्यों जाती है और उसमें विज्ञान के कौन से नियम का उपयोग होता है। तो आइए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि यह एक पहला माध्यम हुआ पानी और दूसरा माध्यम हुआ हवा। चूंकि हमने पहले ही बोला था कि इसमें सबसे पहला जो माध्यम होता है वह सघन माध्यम होता है और दूसरा माध्यम विरल होता है। लेकिन हम प्रकाश के अपवर्तन में हम इसके उल्टा पढ़ते हैं। विरल माध्यम पहले लेते हैं और सघन माध्यम हम बाद में लेते हैं। इसमें सघन माध्यम पहले लिया जाता है। तो जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें जब आगे बढ़ेगी तो देखिए क्या होता है। ये इसका आने का रास्ता है और जैसे ही वो माध्यम में बदल जाती है, दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, तो चूंकि यहाँ पे क्या होता है कि सघन पहले और विरल बाद में है, तो ये किरणें जब दूसरी माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह लंब से दूर हटेगी, यानी कि यहाँ पर r का मान I से ज्यादा हो जाएगा। तो दूर इसका जो मूल पथ है ये हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है और इसका जो विचलन होगा यानी जो अपना रास्ता जो भटकेगा बदल जाएगा वह ये होगा। तो ये मान लेते हैं कि हमारा A से B तक जो किरणें इधर आ रही हैं वो आपतित किरण है और B बिंदु से फिर जो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली जो परत है सतह उससे पार करते हुए वह C की तरफ वह मुड़ जाती है। यह C' इसका वास्तविक पथ है लेकिन उस पे वह नहीं जाके वह मुड़ जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि जब हम B बिंदु पर एक अविलंब एक नॉर्मल हम देते हैं तो यहाँ पे दो कोण बनता है। एक आने वाली किरण के साथ I जिसको आपतित किरण कहते हैं और एक अपवर्तित होने वाली किरण के साथ कोण R। तो आप यहाँ चित्र से ये देख सकते हैं कि कोण R जो है वो कोण I से बड़ा होता है। ऐसा स्थिति तब होता है जब पहला माध्यम सघन हो और दूसरा माध्यम विरल हो, तब R का मान बड़ा हो जाता है। अब एक दूसरी स्थिति हम लेते हैं। अगर I का मान अगर I का मान बढ़ेगा तो R का भी मान बढ़ेगा। चूंकि R का मान यहां पहले ही ज्यादा है तो अब I का मान अगर थोड़ा सा हम और बढ़ा दें यानी किरणें अब यहां
से होके जाएगी, यानी कि पहले वाली स्थिति A1 और दूसरी वाली स्थिति हम A2 लेते हैं, तो ये किरणें अब वो थोड़ा C से ऊपर होके वो निकलेगी, यानी कि R का मान ज्यादा हो जाएगा। अब अगर हम I का मान फिर बढ़ाते हैं, यानी कि अब हम स्थिति A3 लेते हैं, तो अब R का मान मतलब इतना बढ़ जाएगा कि दोनों माध्यमों के बीच जो पृष्ठ है उसके समांतर होके वो निकलेगा। तो इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि R का मान वो सीधे 90 डिग्री बन गया। तो I का मान बढ़ाते बढ़ाते जब R का मान ठीक 90 डिग्री हो जाता है, तो इस समय I यानी कि आपतन कोण को हम लोग एक नया नाम देते हैं क्रांतिक कोण, यानी क्रिटिकल एंगल। यह क्रिटिकल एंगल आपतन कोण की ही एक अवस्था है जब आपतन कोण यानी R का मान 90 डिग्री हो जाता है। जब R का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उस समय I को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। अब क्या है कि अगर हम I का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी अधिक करते हैं, यानी 1 डिग्री भी अगर हम जाते हैं ज्यादा, तो R का मान 90 डिग्री से ऊपर हो जाएगा। और जब 90 डिग्री से जब ऊपर हो जाएगा तो आप यहां देख सकते हैं कि अब यह हवा में जाने वाली किरण यानी कि आपतित किरण अपवर्तित किरण अब वो वापस वह उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम से वो आई थी। तो इस समय आप देख सकते हैं कि R का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। तो जब क्रांतिक कोण का मान जब आपतन कोण I का मान जब क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा तब R का मान 90 डिग्री से ऊपर हो जाएगा और वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अवस्था होगी, यानी उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घट जाएगी। तो इसी घटना को हम लोग इसी अवस्था को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी TIR कहते हैं। तो यह हुआ कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है और क्रांतिक कोण क्या होता है। अब क्रांतिक कोण का मान जब हम किसी माध्यम के लिए निकालते हैं तो इसके लिए हमें स्नेल के नियम का उपयोग करना होता है। यह स्नेल का नियम क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हमने पिछले बार ही पढ़ा था कि प्रकाश का अपवर्तन का एक नियम होता है कि आपतन कोण की जया यानी साइन I और अपवर्तन कोण की जया यानी साइन R का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है और उस नियतांक को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं उस माध्यम के लिए। तो वापस फिर हम स्नेल का नियम देखते हैं। स्नेल का नियम में हम देखते हैं कि साइन I बटे साइन R बराबर म्यू। म्यू यहां पर उस माध्यम का अपवर्तनांक है, यहां हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक लेते हैं, यानी कि म्यू जो हुआ इसका मतलब हुआ यहां दो माध्यम लेते हैं, पानी यानी वाटर और हवा यानी एयर। तो यहां पर एक हम अपवर्तनांक का एक अनुपात लेते हैं, यानी कि पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। तो इस प्रकार जब हम इसे तिरछे गुना करते हैं तो एक हमें सूत्र मिलता है साइन I म्यू A
बराबर साइन आर म्यू डब्लू। अब जब इसे हम लोग क्रांतिक कोण पर, जब इस स्नेल के नियम को जब हम परिवर्तित करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारा हवा का जो अपवर्तनांक हम लेते हैं वह लगभग हम लोग 1 लेते हैं। हवा का अपवर्तनांक हम लोग 1 लेते हैं और अगर I बराबर अगर IC हो जाता है तो R का मान 90 डिग्री हो जाता है। ये 3 चीजों का हम उपयोग इस सूत्र में करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साइन I हमारे यहाँ साइन IC बन जाएगा और म्यू A यानी कि हवा का अपवर्तनांक यहाँ 1 हो जाएगा और साइन R यानी कि साइन 90 डिग्री हो जाएगा और म्यू W यानी कि यह पानी का अपवर्तनांक हम लोग अभी म्यू W ही ले लेते हैं। तो साइन IC बराबर म्यू W, तो IC बराबर साइन म्यू W। यह हमारा पानी का क्रांतिक कोण निकालने का यह सूत्र हो गया। तो अगर पानी का अपवर्तनांक अगर हमें पता हो तो हम पानी का क्रांतिक कोण निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सूत्र का उपयोग करके बहुत सारे माध्यमों का हम क्रांतिक कोण निकालते हैं और उन क्रांतिक कोण अलग अलग पदार्थों का पारदर्शी माध्यम के लिए अलग अलग होता है। उसकी एक सूची आप देख, तो आप यहां देख सकते हैं कि क्रांतिक कोण IC बराबर साइन म्यू, यह म्यू उस पदार्थ के लिए, पारदर्शी पदार्थ के लिए अपवर्तनांक होता है। तो किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हमें पता हो तो उस पदार्थ के लिए हम क्रांतिक कोण निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ पदार्थों का क्रांतिक कोण दिखाया गया है। जैसे हीरा क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। यह कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब हीरा खदान से जब निकाला जाता है तो उस समय वो एक साधारण कांच का पत्थर होता है। हाँ, बहुत कठोर होता है लेकिन वो कांच का एक टुकड़ा ही होता है। अब उस पर बारीकी से उसका कटिंग करके उसमें बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजारते हुए उसका सतहों को इस प्रकार से काटा जाता है कि क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री प्राप्त हो जाए। अगर यह कोण थोड़ा सा भी, कुछ मिनट का भी अगर अंतर पड़ गया तो हीरा में वो गुण नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो प्रक्रिया है वो काफी बारीकी और काफी महंगी होती है। तो उस प्रक्रियाओं के द्वारा जब हीरा को तैयार किया जाता है तब हीरा वो काफी महंगा होता है। यह महंगा केवल अपने गुण के कारण नहीं बल्कि उसके ऊपर जो प्रक्रियाओं पे खर्च होता है इस क्रांतिक कोण को प्राप्त करने के लिए, उसी कारण से हीरा को इतना महंगा बेचा जाता है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि पानी का यह क्रांतिक कोण है, कांच का यह क्रांतिक कोण है 66.3। तो इस प्रकार से हम अलग अलग पदार्थों का क्रांतिक कोण हम निकाल सकते हैं। अब इन सब क्रांतिक कोणों का उपयोग हम अलग और गणनाओं में करते हैं। अब जैसे आपने कभी देखा होगा कि कांच कभी उसके अंदर दरार आ जाती है और वह दरार जब आप उसे धूप में ले जाते हैं तो वह चमकने लगता है। यह जब चमकेगा तो उसमें यही प्रकाश का नियम काम करता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यह काम करता है। तो इसमें आप देखते ही होंगे कि जब ये पानी है, ये हवा है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग एक माध्यम देते हैं कांच, और कांच के अंदर जब दरार हो जाती है
तो उस दरार में क्या प्रवेश कर जाती है? हवा। जब वो हवा प्रवेश करेगी तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही प्रकाश किरणें जब उस कांच की सतह पर पड़ते हुए उस दरार के अंदर प्रवेश करती हैं, तो चूंकि दरार के अंदर क्या है? हवा है, और उस हवा पे अगर क्रांतिक कोण कांच का अगर क्रांतिक कोण 66.3 डिग्री अगर हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसको इधर उधर घुमाने से कहीं ना कहीं वो इस कोण को प्राप्त कर लेता है, तब वो किरणें हवा में जाने की बजाय वह कांच के दरार की सतह से ही वापस लौट जाती है। अब जैसी लौटेगी तो जहां पे ये किरणें वापस गई उस बिंदु पर एक चमक पैदा होती है, इसलिए कांच का दरार हमें चमकता है। यही नियम लागू होता है जब कांच के अंदर एक हवा का बुलबुला उसके अंदर रह जाता है। तो हवा का बुलबुला में हवा भरी होती है, कांच के अंदर होती है, अब प्रकाश किरणें कांच से होते हुए तब हवा पे जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पे भी होता है, जिस कारण से बुलबुला भी चमकता है। आपने इंद्रधनुष देखा होगा। इंद्रधनुष प्रकृति की एक बहुत खूबसूरत नजारा है, लेकिन उसमें विज्ञान के नियमों का उसमें पालन होता है। अगर हम विज्ञान के नियमों को समझ लें तो इंद्रधनुष का निर्माण हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इंद्रधनुष चमकता क्यों है और उसमें 7 रंग क्यों बनते हैं? इसमें प्रकाश की 2 घटनाओं का उपयोग होता है। एक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और दूसरा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये वर्ण विक्षेपण में यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से जब गुजरती है अपने 7 रंगों में वो बट जाती है, उसे हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो वही स्पेक्ट्रम हमें इंद्रधनुष में दिखाई देता है। तो इसमें होता यह है कि इंद्रधनुष रोज नहीं बनता, उसकी एक समय होती है। वो कब समय होती है? जब वर्षा होती है, तो वर्षा होने के बाद जब वर्षा रुक जाती है तो आप देखते होंगे कि हवा में छोटे छोटे वर्षा की बूंदें वो तैरते रहती हैं। बड़ी बड़ी बूंदें धरती पर गिर जाती है, लेकिन छोटी छोटी बूंदें धरती में पर आने में समय लगाती है, तो वो हवा में वो तैरते रहती है। और वो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें वो छोटे छोटे प्रिज्म का काम करते हैं। जब प्रकाश किरणें उस पर पड़ती है और जब वहां क्रांतिक कोण जब अधिक हो जाता है, आप कभी ध्यान दीजिएगा कि वर्षा जब होती है तो इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत बनती है। अगर सूर्य पूरब में है तो इंद्रधनुष पश्चिम बनेगा, अगर सूर्य पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूरब में बनेगा। तो उसमें क्या होता है कि क्रांतिक कोण पर जब किरणें उस छोटे छोटे बूंदों पर जब पड़ती है, ये देखिए कुछ वर्षा की बूंदें हैं, और इसमें जब किरणें जब पड़ेंगी तो क्या होगी, यहां सूर्य किरणें आई और ये सूर्य किरणें इस वर्षा की बूंदों के अंदर जब वो प्रवेश करती है, देखिए तो जैसे प्रवेश करेगी तो अगर वो किरणें उस वर्षा की बूंदों पर क्रांतिक कोण पर अगर वो प्रवेश करती है तो ये क्या होगा कि इसके अंदर वो मुड़ जाएगी और वह मुड़ते हुए वापस फिर लौट जाती है। और जैसे ही वो लौटेगी तो यहाँ पे 2 घटनाएं होंगी। जब वापस आएगी तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन PIR हुआ, और चूंकि प्रकाश किरणें प्रिज्म, चूंकि वर्षा की बूंदें प्रिज्म जैसा व्यवहार करती हैं, तो प्रिज्म से वो गुजर के वापस आ रही है, इसलिए 7 रंगों में बट जाती है। तो इस प्रकार से वो इंद्रधनुष बनता है, उसमें 7 रंग देख सकते हैं। आप कभी जब सड़क पे चलते हैं
तो सड़क पे आप देखते होंगे कि कुछ दूरी पर आपको पानी जैसा झिलमिल कुछ आपको दिखाई देता है। ये झिलमिल जो होता है ये वास्तव में प्रकाश का एक भ्रम है, और इसी भ्रम को हम मृग मरीचिका यानी मिराज कहते हैं। मिराज एक शब्द है जो दृष्टि भ्रम को बताता है। आप जानकारी के लिए याद कर लीजिए कि भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान का भी नाम मिराज है। यह मिराज इसी पे रखा गया है, प्रकाश इसी घटना पे रखा गया है ताकि वह दुश्मनों को भ्रम में डाल दे कि हम वहां दिख रहे हैं लेकिन वहां नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है इसी को मिराज कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये मिराज आपको सड़कों पर भी दिखाई देती है और मरुस्थल पर भी दिखाई देती है। मरुस्थल में आप देखते होंगे या सड़क पर कि ये आपका सतह हो गया और ये प्रकाश इस पर डायरेक्ट जब पड़ती है तो सड़क या मरुस्थल गर्म हो जाती है। जब कोई वस्तु जब गर्म हो जाती है तो उसके संपर्क में आसपास की हवाएं भी गर्म हो जाती है। हवाएं जब गर्म हो जाती है तो उनका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने से यानी कि हवाएं गर्म होने से वो ऊपर उठती है। आप देखते होंगे कि जो बैलून होता है, बहुत बड़ा बड़ा हवा का बैलून, उसमें हवा को गर्म करने की एक स्टोव एक बर्नर लगाया जाता है, उससे हवाएं गर्म होती है और उससे वो ऊपर उठती है। आप भी कहीं आग जल रहा है तो उसके ऊपर कुछ अगर छोटा हल्का कागज जैसे डाल देंगे तो वो पहले ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। ये हवाओं गर्म हवाएं ऊपर जाती है तो ऐसा होता है। तो यही है सड़क, और इसके ऊपर यही देखिए ये गर्म हवाएं हैं। तो गर्म हवाएं जहां होती है वहां हवा की मात्रा कम होती है यानी घनत्व होता है। तो इसके कुछ ऊपर यहाँ देखिए, यहाँ पे आपकी हवाओं का घनत्व ज्यादा होगा। एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो गर्मी बढ़ेगी। नहीं, गर्मी सतह पर अधिक होती है और जैसे जैसे ऊपर आप जाते हैं तो गर्मी कम होने लगती है। यही होता है। तो सड़क के सतह पर या मरुस्थल के सतह पर गर्मी अधिक होती है और इसे कुछ ऊंचाई पर ठंडी होती है, मतलब कि नीचे की अपेक्षा वहां तापमान कम होता है। तो जहां तापमान कम होगा तो वहां अधिक वाले तापमान की अपेक्षा हवा का घनत्व अधिक होगा। जब हवा का घनत्व वहां अधिक होगा तो वहां पे एक सघन माध्यम बन जाएगा हवा का। तो यहाँ पे हो गया सघन, और सड़क या मरुस्थल के निकट हो गया विरल। तो अब प्रकाश किरणें जब यहाँ पे आती है, ध्यान से देखिएगा, ये समांतर किरणें जब वह हवा को पार करते हुए जब मरुस्थल या सड़क की ओर वो जो बढ़ती है तो चूंकि सघन माध्यम पहले है और अब ये किरणें अगर क्रांति कोण पे अगर आई, यानी कि जो आपतन कोण का जो मान यहाँ पे बन रहा है आई, अगर आई का मान अगर क्रांति कोण से अगर अधिक हो गया तब ये किरणें क्या होगी कि वो अंदर नहीं जाएगी, वो सड़क या मरुस्थल की ओर नहीं बढ़ेगी। यहाँ प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी और ये वापस चली जाएगी। यानी कि यह सड़क या मरुस्थल के ऊपर से ही ये किरणें वापस लौट जाएगी। अब अभी हमने बताया कि जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिस बिंदु पर होता है वह बिंदु चमकदार होता है, यानी कि यहाँ पे चमक होगी। अब आप यहाँ पे हैं, आप कुछ दूरी पर अगर खड़े हैं तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ चमक रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ चमक रहा है। तो ये चमक आपको लगेगा कि सड़क पर हो रहा है या जो मरुस्थल के कुछ जो जानवर हैं, पशु, उनको लगेगा कि वहां कुछ चमक है,
तो चमक मतलब कि झिलमिल, वहां पर पानी का आभास होगा। तो इसी भ्रम में हमें वहां पे झिलमिल जैसा महसूस होता है, और मरुस्थल में जानवरों को, वहां पशुओं को लगता है कि वहां पर झिलमिल हो रहा है तो कुछ पानी होगा। उस पानी के भ्रम में वो उसकी ओर दौड़ते जाते हैं, और जैसे ही वो दौड़ेंगे तो यह भ्रम और आगे बढ़ जाएगा, यह मृग मरीचिका और आगे बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार से उन्हें लगता है कि बस अब हम पहुंच गए हैं, अब पहुंच गए हैं, और इसी प्रकार से वो दौड़ते दौड़ते प्यासे वो मर जाते हैं। तो इसलिए वहां पर इस प्राकृतिक घटना को मृग मरीचिका के नाम से जानते हैं। अब एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है। हमारा विज्ञान में इस घटना का बहुत उपयोग है। तो एक खास उपयोग है ऑप्टिकल फाइबर। आप सुने होंगे प्रकाशीय रेशा। ये प्रकाशीय रेशा क्या होता है? तो यह एक प्रकार का तंतु होता है, एक प्रकार का तार होता है। जैसे बिजली का तार होता है वैसे ये भी तार होता है। बिजली के तार में विद्युत प्रवाह होता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश प्रवाहित होता है। अब प्रकाश प्रवाहित होता है तो प्रवाह तो आड़े तीर से भी हो सकता है। तो प्रकाश किरणें तो सीधे जाती है, तो उन तारों में वो आड़े तीर से होके जिधर तार मुड़ेगी वह उधर कैसे मुड़ जाएगी? तो उसका बनावट बहुत अलग प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है कि प्रकाशीय तंतु में कि पारदर्शी माध्यम का उपयोग किया जाता है बनाने में, और यहाँ पर दो प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है। एक पारदर्शी माध्यम जिसका घनत्व अधिक हो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक म्यू का मान अधिक होता है, और एक दूसरा पदार्थ जिसका म्यू का मान उससे थोड़ा कम हो। थोड़ा कम का मतलब कि अब उसकी अपेक्षा वह विरल हो गया, तो उसका निर्माण इसके ठीक ऊपर एक परत के ऊपर बना के किया जाता है। तो उस प्रकाशीय तंतु का अंदर का जो भाग होता है, जैसे दो परत मेल होता है, तो पहला परत उसका जो कोएक्सियल होता है उसका म्यू का मान अधिक होता है, और यहाँ देख सकते हैं कि म्यू वन यानी अंदर वाला का म्यू ज्यादा है और बाहर वाले का म्यू कम है, मतलब अपवर्तनांक कम है। तो जब प्रकाश किरणों को इसके अंदर जब भेजा जाता है तब क्या होता है? जैसे ही इसके अंदर प्रकाश किरणें जाएगी तो अगर इसका क्रांति कोण का मान अधिक हुआ, यानी आपतन कोण का मान अगर क्रांति कोण से ज्यादा हुआ, तो ये किरणें इस परत से बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि बाहर भी पारदर्शी है, यहाँ ही पारदर्शी है, लेकिन बाहर न निकल के वापस फिर मुड़ जाएगी, और फिर यहाँ पे भी क्रांति कोण का मान होता है। फिर इसी प्रकार से वह मुड़ते हुए वह उसके अंदर प्रवाह होते हुए चली जाएगी। इसका एक विशेष फायदा यह है कि ये विधि जो सिग्नल के ऊर्जा में जो ह्रास होता है अधिक दूर तक भेजने में, वो कम हो जाता है। इसलिए अभी के समय में इसका उपयोग सिग्नल को ट्रांसमिट करने में बहुत ज्यादा हो रहा है। आप सुने होंगे कि एक देश से दूसरे देश को जोड़ने के लिए जो तार बिछाया जाता है वो समुद्र के अंदर बिछाया जाता है, उसमें यही ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि इन तारों में प्रकाश को भेजने से इसके आसपास कोई खतरा नहीं बना रहता है, क्योंकि समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, तो यहाँ पर उनका एक बचाव हो जाता है। अगर इन तारों से अगर विद्युत अगर सप्लाई होगी तो वहां पे उनका नुकसान हो सकता है। तो इस मामले में ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही उपयोगी है। ऑप्टिकल फाइबर का एक और उपयोग होता है एंडोस्कोपी, यानी कि एक शल्य चिकित्सा में हमारे शरीर के अंदर जैसे बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, फेफड़ा, हृदय, बहुत सारी हमारे अंदर जो पार्ट्स हैं एक में कभी कभी अगर कुछ समस्या आ जाती है तो डॉक्टर इसके अंदर तो जा नहीं सकते हैं, आपके शरीर के अंदर को झांक नहीं सकता है कि क्या चीज गड़बड़ है, और बहुत सारे माइनर छोटी छोटी चीजें आपको एक्सरे या अल्ट्रासाउंड में पता नहीं चल पाती,
इसका एक साधारण सा तरीका है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में क्या होता है, यही प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर को आहार नाल यानी कि मुंह के द्वारा शरीर के अंदर भेजा जाता है और उसके एक छोर से प्रकाश की किरणों को इस क्रांति कोण के अधिक मान पर भेजा जाता है और वो दूसरे छोर से जब हमारे शरीर के अंदर जो प्रकाश किरणें जब निकलती है तो एक वहां पे अंदर में प्रकाश एक दिखाई देता है। तो आपको पता होगा कि किसी चीज को देखने के लिए प्रकाश बहुत उपयोगी है, तो उसी के अंदर एक छोटा सा कैमरा भी भेजा जाता है शरीर के अंदर और वहां पे प्रकाश जब चला जाता है तो अंदर में बहुत सारे चीजों को वो हाईलाइट कर देता है, प्रकाशित कर देता है, जिससे वो कैमरा को देखने में आसानी होती है और इस प्रकार से एंडोस्कोपी की क्रिया पूरी होती है। एक बहुत जरूरी चीज हमें जानना होता है कि बाइनोकुलर क्या होता है। बाइनोकुलर जब हम दूरबीन की सीख देखते हैं तो दूरबीन में प्रकाश किरणें जब जाती है तो वहां पे एक प्रिज्म है इस प्रकार से लगा होता है और ये प्रिज्म करता क्या है कि उस पर दो प्रिज्म होते हैं और दो प्रिज्म में आपको ऐसा प्रिज्म होता है कि यहाँ पे आपको 45 डिग्री का कोण प्रिज्म का यहाँ बनता है। तो इसमें जब प्रकाश किरणें जब यहाँ पर जाएगी, देखिए जब यहाँ प्रकाश किरणें जाएगी तो यहाँ परावर्तित यहाँ पूर्णांकित परावर्तन जब होगा तो ये किरणें वापस फिर जब उसी प्रिज्म में जब दूसरी दिशा में चली जाएगी तो उसमें आप देख सकते हैं कि वापस फिर यहाँ पूर्णांकित परावर्तन होगा और फिर ये किरणें फिर लौट जाएगी। तो जाने और आने क्या जो प्रकाश किरणें होती है वो समांतर होती है और एक दूसरा प्रिज्म जो लिया जाता है वह इस प्रकार से लिया जाता है कि फिर ये प्रकाश किरणें यहाँ पे आती है और फिर इधर जाके और फिर ये लौट जाती है। तो इस प्रकार से ये बाइनोकुलर का एक अवस्था है जो दूरबीनों में ये उपयोगी है, उसमें उपयोग होता है। अब एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि चंद्रमा और पृथ्वी की जो बीच की दूरी है, आपको पता ही होगा कि यह दूरी प्रतिवर्ष बदलती रहती है। यानी कि एक वैज्ञानिक खोज में यह जानकारी आई कि चंद्रमा हमसे प्रतिवर्ष 2 से 2.5 सेंटीमीटर हमसे दूर जा रहा है। अब पृथ्वी पर बैठ के आप यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि चंद्रमा इतनी छोटी दूरी से वो हमसे दूर जा रहा है प्रतिवर्ष। तो इसका पता लगाने के लिए एक वैज्ञानिक विधि उपयोग की जाती है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको हम लोग कॉर्नल रिफ्लेक्टर के नाम से जानते हैं। इसमें होता यह है कि इस प्रकार के एक कॉर्नल रिफ्लेक्टर यहाँ आपको चित्र में दिख रहा है, तो उसे चंद्रमा की सतह पर उसको छोड़ा गया। अब अभी जो बाइनोकुलर में जो विधि प्रयोग की जाती थी वही विधि इस कॉर्नर रिफ्लेक्टर में उपयोग की जाती है। इसमें 2 दर्पण परस्पर लंबवत उसको रखा जाता है और इसमें प्रकाश किरणें जब वो जाएगी तो वापस टकरा के जब लौटेगी तो समांतर होगी। इसमें आपतन कोण पर ये किरणें निर्भर नहीं करती है, वो जाएगी तो समांतर ही लौट कर आएगी। तो इसको बोलते हैं कॉर्नल रिफ्लेक्टर। और जब अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जब चंद्रमा की सतह पर जब वहां पे पहुंचे तो वहां बहुत सारे वैज्ञानिक जो भी प्रयोग थे, जो भी उनका मकसद था, वो जब पूरा किए तो वापस जब आने लगे तो उसकी सतह पर यही कॉर्नल रिफ्लेक्टर, जिसको रिट्रो रिफ्लेक्टर के नाम से भी जानते हैं, वहां पे वो रख दिया गया। जब वापस उन लोग छोड़कर आए धरती पर तो यहाँ से जब कुछ लेजर किरणें जब उस
कॉर्नर रिफ्लेक्टर जो चंद्रमा की सतह पर छोड़ी गई थी, जब उस पर भेजा गया तो वहां से टकरा के किरणें फिर पुनः पृथ्वी पर आई और इस प्रकार से एक कैलकुलेशन वे हर वर्ष ये करते हैं इससे कि कितनी देर में वह किरणें जाके फिर टकरा के पुनः वापस आ जाती है। तो इस प्रकार से प्रकाश के दूरी और लिया गया समय के अनुसार वो एक कैलकुलेशन होता है जिससे पता चलता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो स्थिर नहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। यह विधि प्रकाश में यह विधि खगोल विज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है और इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उपयोग होता है। इसमें आपको कोई भी अगर अंतरिक्ष में कोई चट्टान, कोई पत्थर जिसको धूमकेतु कहते हैं, जब वो धरती की ओर बढ़ती है तो वो कितने रफ्तार से वो हम तक आ रही है, तो ये दूरी, ये गति पता लगाने के लिए यही कॉर्नर रिफ्लेक्टर का ही उपयोग होता है। तो इस प्रकार से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यह प्रकाश की एक अनमोल घटना है जो हमारे विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आपको आज ये जानकारी कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।